हेलो गाइस, वेलकम टू अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर। करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अटेंडेंस देना मत भूलिएगा आप लोग। कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर दे दीजिए। और जल्द ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहले जुड़ जाइए आप। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को या जो लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इसको। इस पूरे लाइव को आप जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टॉपिक है राणा पुंजा भील। ओके, फर्स्ट टॉपिक है राणा पुंजा भील। ये क्यों चर्चा में है? हाल ही में राजस्थान में आदिवासी भील समुदाय, आपको पता है भील एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आदिवासी भील समुदाय के नायक माने जाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति राणा पुंजा भील की प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर विवाद हो गया है। आमागढ़ किला विवाद के एक महीने के भीतर राजस्थान में ये दूसरी बड़ी घटना है। इस वजह से ये राणा पुंजा भील चर्चा में है। इसके अलावा आप भील समुदाय भी चर्चा में। देखिए यूपीएससी के लिए एसटी कैटेगरी से मोस्ट ऑफ एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, या कभी कोई जनजाति चर्चा का विषय होती है तो हो सकता है वो जनजाति ना पूछे लेकिन कोई और जनजाति पूछ दे। देखिए वो थोड़ा सा हमने क्या कहा, एनालिटिकल है। वो चाहता है कि अगर जैसे कोई चीज चर्चा में है तो उससे रिलेटेड कोई अगर दूसरी चीज भी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में समझ लेते हैं। राणा पुंजा भील कौन है? ये वो मेवाड़ के 16वीं सदी के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन माने जाते हैं या समकालीन थे। उन्हें एक महत्वपूर्ण चरित्र माना जाता है जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साथ लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप की ताकत को बढ़ाया था या महाराणा प्रताप का साथ दिया था। जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब आदिवासी समुदाय स्वेच्छा से उनकी सहायता के लिए आया और उस समय भील सेना की कमान राणा पुंजा भील के पास थी। एक सेनापति के रूप में अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें राणा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भील समुदाय के बारे में समझ लेते हैं, कौन है ये लोग? भील समुदाय छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं। तो कौन कौन सा इनका लोकेशन है, ज्योग्राफिक लोकेशन कैसा है इनका? ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, आंध्रा और राजस्थान। ठीक है ना? तो ये लोकेशन है, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से मिलती है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भील समुदाय इन राज्यों में एक बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। इन्हें राजस्थान में एसटी के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह नाम बिल्लू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धनुष। भील का अर्थ होता है धनुष। भील महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती हैं जबकि पुरुष लंबी फ्रॉक और पजामा पहनते हैं। औरतें चांदी पीतल के भारी भरकम गहने, मोतियों की माला और चांदी के सिक्के और बालियां
पहनती हैं। ये उनकी पारंपरिक वेशभूषा है। भील समुदाय का क्या महत्व है? भील समुदाय, जैसे आपने देखा कि ये धनुष वर्ड से इनका वर्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये तीरंदाजी या धनुर्धारी में उत्कृष्ट माने जाते हैं। ठीक है ना। ये अपनी स्थानीय भूगोल ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में इनको गहन अध्ययन होता है और उत्कृष्ट धनुर्धारी के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये गुरिल्ला युद्ध में भी विशेषज्ञ के तौर पर माने जाते हैं। खेतिहर मजदूर होने लगे। अब चूंकि आज 21वीं सदी में इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो ये आदिवासी समुदाय खेतिहर मजदूर हैं और ये कुशल मूर्तिकार भी होते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। यही कारण है कि अतीत में इस क्षेत्र में राजपूत शासकों ने आदिवासी समूहों के साथ गठबंधन किया था। तो ये आपको समझना है। राजस्थान की अन्य जनजातियां कौन कौन सी हैं भील के अतिरिक्त? सहरिया सबसे पिछड़े राजस्थानी जनजातियों में से एक है। दूसरी है मीणा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी माने जाते हैं। गड़िया लोहार राजस्थान की एक छोटी राजपूत जनजाति है। गरासिया राजस्थान की एक और छोटी राजपूत जनजाति है। अन्य जनजातियों में काठोड़ी मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। सांसी और कंजर, ये जनजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं। तो भील, मीणा, सहरसिया, गड़िया लोहार, गरासिया, कठोड़ी, सांसी और कंजर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कर्नाटका में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तमिलनाडु में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, केरला, अंडमान एंड निकोबार में, लक्षद्वीप में, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि जो 7 स्टेट हैं, कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट हैं बताइए जल्दी से? आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड सिक्किम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो भी जनजातियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट चर्चा का विषय है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। काजीरंगा का नाम आपने पिछले करंट अफेयर में भी पढ़ा था, क्योंकि काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है। अभी ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि काजीरंगा सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, यानी कि नेशनल पार्क बन गया है। आमतौर पर जो सैटेलाइट फोन होते हैं उनको कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन काजीरंगा पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने सैटेलाइट फोन का उपयोग करना शुरू कर दिया, और देश का ऐसा सैटेलाइट फोन उपयोग करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सैटेलाइट फोन वन कर्मियों के द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एवं बाढ़ या अन्य कोई आपात स्थिति के दौरान ये सूचना प्रसारित करने के लिए या उसमें सहायक के रूप में कार्य करने के लिए सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते हैं कि आम नागरिकों को, यानी कि जनता को सैटेलाइट फोन करने की अनुमति नहीं है। सैटेलाइट फोन किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के उपग्रहों से सीधे कनेक्ट होते हैं। सेलफोन की तरह उन्हें स्थानीय मोबाइल टावरों से कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी कारण इनका प्रयोग ज्यादा उपयोगी हो सकता है, खास तौर से आपात स्थिति के दौरान। आसाम की ये स्थिति देख लीजिए आप, क्या है ये पूरा आसाम का मैप है, और किससे किससे टच कर रहा है। देखिए, भूटान, इंटरनेशनल बॉडी मिलती है भूटान से, चाइना से कनेक्ट करता है, नहीं करता है। इसके बाद बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी मिलती है, यहां से देखिए इतनी, और यहां भी है। ठीक है, खास तौर से ये वाला एरिया जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघालय से टच नहीं करती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब मेघालय के अंदर से एंटर होकर नहीं आती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आसाम की राजधानी है दिसपुर। 2 इंटरनेशनल बॉडियां हैं। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, नागालैंड, मणिपुर, इनसे इसकी बाउंड्री मिलती है। इसके अलावा आप देखिए कि आपको कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें दिख रही होंगी, तो इसमें ये देखिए कि काजीरंगा कहाँ है। काजीरंगा ये है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि दक्षिण में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। फिर उससे पहले है लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है ओरंग नेशनल पार्क, और उसके उत्तर में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है असम में, ठीक है। तो इनकी लोकेशंस आप याद रखिएगा, क्या क्या इनकी लोकेशंस हैं। चलिए इसकी अवस्थिति देखते हैं काजीरंगा की। यह असम राज्य में स्थित है और 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है, साउथ में होगी ब्रह्मपुत्र नदी के। वैधानिक स्थिति क्या है, लीगल स्टेटस क्या है इसका? लीगल, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2007 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। इसका कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र 1030 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है? इसे विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भी पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। वैधानिक स्थिति क्या है? लीगल स्टेटस है 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है काजीरंगा को। और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यह है कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे पक्षी क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। इसकी जैव विविधता की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है। तो लोग मानस में और काजीरंगा में कंफ्यूज जाते हैं, तो मानस में और काजीरंगा में कंफ्यूज नहीं होना है। गैंडों की संख्या असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा स्थान है, जबकि पोबीतोरा अभयारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य है। ये ध्यान रखिएगा, अगर गैंडों की सबसे उच्चतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो पोबीतोरा अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन अगर असम सबसे ज्यादा संख्या की बात की जाए तो काजीरंगा है सबसे ज्यादा संख्या वाला वन्य जीव अभयारण्य, ओके, राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों पर दिया जाता है: राइनोसोर गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर पूरा फोकस इनका केंद्रित है, 4 बड़ी प्रजातियों पर। 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ 2413 गैंडे हैं, लगभग 1100 हाथी हैं। 2014 में आयोजित बाघ जनगणना के अनुसार काजीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे। उत्तराखंड पार्क में जिम कॉर्बेट में 215 और कर्नाटक में 120 के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। काजीरंगा में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का निवास है, यानी काजीरंगा जैव विविधता के मामले में बहुत ही संपन्न है। यहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं और कौन से राजमार्ग निकलते हैं? तो यहाँ से राजमार्ग NH37 गुजरता है, नेशनल हाईवे। गुजरता है और उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय भी, वाटर बॉडीज भी मौजूद हैं। इसी में डिप होलू नदी भी होकर इससे गुजरती है। कौन सी नदी? डिप होलू नदी यहाँ से गुजरती है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग को ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई आपके पास। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और टर्म, अभी चर्चा का विषय है इंटरनेशनल बैचल रेट। क्या है ये इंटरनेशनल बैचल रेट?
तो ये हाल ही में अभी दिल्ली बोर्ड, अभी आपको पता है कि सीबीएसई के अलावा दिल्ली बोर्ड की भी गठन की मंजूरी दी थी। तो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, डीबीएसई ने 2021 में 20 नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस SOSE सहित 30 सरकारी स्कूलों में IB यानी कि इंटरनेशनल बैचलरेट कार्यक्रम को लागू करने के लिए इंटरनेशनल बैचलरेट के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो आप इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल बैचलरेट है ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जो शिक्षा सुविधाएं हैं वो बच्चों तक, स्कूली छात्रों तक पहुंचाते होंगे। इस ज्ञापन के अंतर्गत सरकारी स्कूल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इन स्कूलों में स्कूली शिक्षा पूरी करने पर इंटरनेशनल बैचलरेट और दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यह एक विश्वव्यापी गैर लाभकारी शिक्षा कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 3 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों को वैश्वीकरण के लिए उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने हेतु की गई। इस फाउंडेशन का कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 4 IB शिक्षा कार्यक्रम हैं जिनमें से सभी का उद्देश्य छात्रों को बौद्धिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल को विकसित करना है। वैश्विक स्तर पर इसके लगभग 5000 स्कूल हैं और वर्तमान में भारत में 193 स्कूल हैं जिनमें से सभी टॉप एट एलीट प्राइवेट स्कूल हैं। कौन से स्कूल हैं? ये प्राइवेट स्कूल हैं, पर अब पहली बार ये सरकारी स्कूल इसमें शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य विविधता, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को बढ़ावा देना, जिज्ञासा पैदा करना और सीखने तथा उत्कृष्टता के लिए जो ललक है, ठीक है ना, वो प्रोत्साहित करना इनका बेसिकली उद्देश्य है। इसके अलावा समस्या समाधान कौशल का भी निर्माण करना बच्चों में इनका एक उद्देश्य है। लाभ क्या होगा इस प्रकार की शिक्षा को पाने का? शिक्षा की उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम जो जानकार और उत्सुक छात्रों के विकास का समर्थन करेंगे। जो अच्छे छात्र हैं, जो जानकारी रखते हैं और अपनी तरफ से उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए ये शिक्षा कार्यक्रम बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। व्यावसायिक विकास जो प्रभावी शिक्षकों और सहयोगी व्यावसायिक शिक्षण समुदायों का भी समर्थन करता है। छात्र तेजी से वैश्वीकृत होते वाले समाज, बदलते विश्व में लोगों के साथ जुड़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये तो इसके लाभ हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम। आपने चोल के बारे में पढ़ा होगा अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत। ये मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया है कि यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है चोलास, चोल डायनेस्टी। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप चोल डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि चोल डायनेस्टी का पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कल्चर सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पिछले बैक ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चंस आपने देखने शुरू कर दिए होंगे। पहले तो आप ये बताइए कितने बच्चों ने बैक ईयर क्वेश्चंस देखने स्टार्ट कर दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने स्टार्ट कर दिए? अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, है ना। तो आप बैक ईयर क्वेश्चंस देखें ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी तैयारी की जो लाइन और लेंथ है, ठीक है ना, वो कैसी चल रही है। जब बॉलिंग करता है कोई बॉलर तो उसको आइडिया रहता है कि वो उसकी लाइन लेंथ सही है कि नहीं। अगर लाइन और लेंथ दोनों गड़बड़ हो जाती है तो फिर क्या होता है, बहुत चौके छक्के पड़ते हैं, तो उसकी सारी जो उसकी मक्कारी होती है वो सब निकल जाती है। तो आपको अपनी लाइन लेंथ सही करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और एंशिएंट इंडिया में चोल डायनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी ही नहीं काम आएगी, बल्कि डीप में इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं अगर अभी तक आपकी क्लास में चोला डायनेस्टी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपने टीचर से कह के इसको कंप्लीट
कराइए। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये चर्चा, अच्छा चूंकि इस वर्ष ये चर्चा में है तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा में क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में चोल वंश के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को अगले वर्ष सरकारी कार्यक्रम के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आर्ट एंड कल्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 11वीं शताब्दी में चोल सम्राट ने अपनी राजधानी को गंगई कोंडा चोलपुरम, वर्तमान अरियालूर जिला, कौन सा जिला है, अरियालूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, उसी को गंगई कोंडा चोलपुरम पहले कहा जाता था, ठीक है ना। जहां उन्होंने पेरुवदैर मंदिर का निर्माण कराया था। पेरुवदैर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजेंद्र चोल प्रथम ने। इसको रट लीजिए, पेरुवदैयार मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था। और चोल सम्राट के ये, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, गंगई कोंडा चोलपुरम। ये किस उपलक्ष्य में बनाई थी गंगई कोंडा चोलपुरम, अभी बताएंगे। जब इन्होंने गंगा नदी को पार किया था, यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी ये ऐसा सम्राट था चोलों का जो नॉर्थ इंडिया में भी पेनिट्रेट करने के लिए आया था। इसीलिए इसने गंगई कोंडा चोलपुरम की उपाधि और उसी को अपनी राजधानी बना लिया था। इस मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। किसको, पेरुवदैर मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में मान्यता दी गई है। राजेंद्र चोल प्रथम दक्षिण भारत के महान चोल राजा राजा चोल प्रथम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, राजा चोल प्रथम के पुत्र थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने ही विशाल चोल साम्राज्य के प्रभाव को उत्तर में गंगा नदी के किनारे से और दक्षिण में समुद्र तक पूरा विस्तृत किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। राजेंद्र चोल प्रथम का राज्य का जो सीमा थी वो तटीय बर्मा क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव तक फैला हुआ था। और उन्होंने अपने जहाजी बेड़े के साथ आसपास कई द्वीपों को भी जीता था। सोचिए आप, इनका जो क्राइटेरिया था वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था। ये पूरा एरिया चोल डायनेस्टी के समय उस समय था। उन्होंने बंगाल और बिहार के पाल राजा महिपाल को भी हराया था, तभी जब गंगा नदी क्रॉस करके गए थे। राजेंद्र चोल प्रथम अपनी सेना को समुद्र पार कर विदेश तक ले जाने वाले पहले भारतीय राजा थे। उन्होंने परकेशरी और युद्ध मल्ला की उपाधि धारण की थी। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र चोल फर्स्ट ने परकेसरी और युद्ध मल्ला की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोग्राम। क्या है ये फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोग्राम? हाल ही में भी दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश में परिवहन विभाग के फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस पहल के तहत आम लोग मोटर लाइसेंसिंग कार्यालय में आए बिना अपने घरों से ही पंजीकरण कराने में सक्षम होंगे। पंजीकरण कराने के साथ साथ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जैसे विभिन्न परिवहन संबंधी दस्तावेजों के आवेदन के लिए और उन्हें प्राप्त करने में भी वो फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोग्राम के तहत सक्षम हो गए। यानी कि वो गाड़ियों का अपने कार्यालय जाए बिना पंजीकरण कराने में सक्षम होंगे, डीएल बनवाने में सक्षम होंगे, लर्निंग ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो बनवाने में सक्षम होंगे, उसके लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे, उसको प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस प्रोग्राम के तहत, इस कार्यक्रम के तहत लोगों को केवल ड्राइविंग टेस्ट और कार फिटनेस के लिए परिवहन कार्यालय जाना होगा। इसी के साथ परिवहन संबंधी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बन गया है। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि पहला हो गया है तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से 4 जोनल कार्यालयों आईपी स्टेट, सरायकालेखा, जनकपुरी और बसंत विहार के कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। कोई भी आवेदक
आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर अपने घर पर ऑनलाइन परीक्षण के माध्यम से ई लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। आधार का उपयोग नहीं करने वाले आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लर्निंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास। भारत और सऊदी अरब अपने बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रतिबंधित करते हुए पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने जा रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आपको पता है खास तौर से यूपीपीसीएस और यूपीएससी, ये गल्फ कंट्रीज से अगर भारत का कोई भी सहयोग होता है या कोई भी वहां पर न्यूज बनती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के लिए। वीडियो को आप शेयर जरूर करें। भारत और सऊदी अरब अपने के लिए ये पहला नौसैनिक अभ्यास है। ये भारत नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जाएगा। अभी ये यूएई में नौसेना अभ्यास कर रहा था और यूएई से ही ये सऊदी अरबिया पहुंच गया है। ओमान के एक मर्चेंट टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद एक ब्रिटिश नागरिक और एक रोमानियाई नागरिक की मौत के बाद खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह युद्धाभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले वर्ष जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर महीने में हमारे जो सेना प्रमुख जनरल हैं MM नरवणे, वो गए थे 2 खाड़ी देशों की यात्रा पे, यूएई और सऊदी अरबिया। ठीक है ना, वहां जाकर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कुछ ट्रीटीज को साइन किया था। उसमें से एक ये था कि सऊदी अरबिया के साथ हमारा सैन्य अभ्यास शुरू हो। मद्रास विधान परिषद के 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। कितने? 100 ईयर्स ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोचिए, जैसे मद्रास के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो आप पूरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यानी कि विधानसभा के बारे में पता होना चाहिए। एक एक बिंदु यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, विधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, आप ये मान के चलिए, लेकिन आपको एक आइडिया इसीलिए मैं दे रहा हूं कि वो क्या पूछ सकता है। अभी चूंकि विधान परिषद, विधानसभा ये सब चर्चा का विषय है, तो इससे रिलेटेड वो कोई भी अधिनियम, इससे रिलेटेड कोई भी विधेयक के बारे में, स्टेट के राइट्स के बारे में, सूची के बारे में, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के किसी विषय के बारे में पूछ सकता है या इन सूचियों के बारे में पूछ सकता है, केंद्र राज्य सहयोग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने तमिलनाडु विधानसभा के 100वें वर्ष के स्मरण उत्सव को संबोधित किया है। किसने? हमारे राष्ट्रपति ने किया है, जिसे पूर्व में मद्रास विधान परिषद MLC के रूप में जाना जाता था। क्या इतिहास है मद्रास विधान परिषद का? मद्रास विधान परिषद की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था और इसमें 132 मेंबर थे, जिसमें से 34 मेंबर्स को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया था और शेष मेंबर्स को निर्वाचित किया गया था। इनकी पहली बैठक 9 जनवरी 1921 को फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में आयोजित की गई थी। परिषद का उद्घाटन 12 जनवरी 1921 को वेलिंगटन के गवर्नर के अनुरोध पर इंग्लैंड के राजा के चाचा ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम के तहत दूसरी और तीसरी परिषदों का गठन क्रमशः वर्ष 1923 और 1926 के आम चुनावों के बाद किया गया था। आम चुनावों के बाद 1930 में पहली बार चौथी विधान परिषद की बैठक हुई और इसका कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया गया तथा यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को लागू होने तक चलती रही। राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी बात करते हैं। क्या है? जैसे केंद्रीय सरकार में संसद होती है, वैसे ही राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है।
राज्य विधानमंडल राज्यों की सूची और समवर्ती सूची पर इनको कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा आपात स्थिति पर उसे राज्य सूची पर कानून बनाने का भी अधिकार है। ऐसे ही विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन आपात के दौरान संसद की तरफ उसका कोई अधिकार नहीं है। विधायिका के प्रकार, जिस प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं, कौन कौन सा? राज्यसभा एंड लोकसभा। उसी प्रकार राज्य विधानसभा में भी के अतिरिक्त मतलब विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है ना। इसलिए राज्य के कानूनों को लागू करने हेतु सदनों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार की विधायिकाएं होती हैं, एक सदनीय विधायिका या 2 सदनीय विधायिका। अब ये 2 सदनीय विधायिका हर राज्यों में उपलब्ध नहीं है। एक सदनीय विधायिका जहां है वहां सिर्फ विधानसभा होती है, जहां 2 सदनीय विधायिकाएं हैं वहां विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदनीय विधायिका है, विधानसभा और विधान परिषद, जहां दोनों की मौजूदगी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। हालांकि आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पारित किया है कि उसके वो विधान परिषद को भंग कर सके या समाप्त कर सके। ठीक है ना। तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदनीय विधायिका है, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिका की संरचना, उनकी अवधि, उनके अधिकारों, उनकी प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि का सब की चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 168 से 212 के बीच में की गई है। अनुच्छेद 168 के मुताबिक प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल भी होगा। ठीक है। जैसे संसद में राष्ट्रपति और संसद किससे किससे मिलकर बनती है बताइए? राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ऐसे ही जो विधायिका है वो किससे मिलकर बनती है? राज्यपाल प्लस या तो विधानसभा होगी अगर एक सदनीय विधायिका है, और अगर 2 सदनीय है तो राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक है ना। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन का अधिकार है। 169 याद रखिएगा। यदि राज्य की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे या इस उद्देश्य से कोई प्रस्ताव पारित कर दे। ओके। दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पशु डीएनए प्रयोगशाला चूंकि पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में रोहिणी में राजधानी दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इससे पहले नमूनों को परीक्षण के लिए अन्य राज्यों में भेजा जाता था, जिसके कारण कई बार जांच की प्रक्रिया में काफी देरी होती थी और समय लगता था। इस प्रकार यह सुविधा दिल्ली पुलिस को गौ हत्या, जानवरों के अवैध व्यापार और अन्य पशु संबंधी मामलों के समय पर निपटान में मदद करेगी। इस अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब में जानवरों के सभी हिस्सों जैसे कि रक्त, ऊतक के नमूने, बाल, दांत, हड्डियों आदि की जांच की सुरक्षा उपलब्ध होगी, जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। जानवरों से संबंधित किसी भी मामले की जांच में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि अपराध स्थल के साक्ष्य से जानवर की एक विशिष्ट प्रजाति की पहचान करना मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह अंतर कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है कि अपराध स्थल पर एकत्रित मांस का कोई टुकड़ा हाथी या बाघ आदि जैसे संरक्षित जानवर का है अथवा किसी गैर संरक्षित जानवर का है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हुआ है। अभी इसको खोला गया है, इसका निर्माण कर दिया गया है। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है, मतलब कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन ये
संगठन है BRO, जो सीमा सड़क संगठन है, उसने बोलीविया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया है, जिसकी ऊंचाई होगी 19,300 फीट पर ये सड़क काम करेगी। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। तकरीबन 52 किलोमीटर लंबी है सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमू सेक्टर से कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक इस सड़क की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा है। आपको पता हो कि माउंट एवरेस्ट का जो साउथ बेस कैंप है नेपाल में, उसकी ऊंचाई है 17,598 फीट, जबकि इसका नॉर्थ बेस कैंप है 16,900 फीट पर। यह सड़क सियाचिन ग्लेशियर यानी कि 17,700 फीट पर जो स्थित है उससे भी अधिक ऊंचाई पर है। यह सड़क लेह के चिसुमले और डेमचोक को जोड़ती है। चिसमुले और डेमचोक को इसलिए याद रखिएगा। वैकल्पिक सीधा मार्ग प्रदान करती है और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब हमारे जो वन लाइनर या ऑप्शनल जो क्वेश्चंस का राउंड है वो स्टार्ट होता है। तो यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चंस का जो राउंड है वो स्टार्ट करें। अब आज के करंट अफेयर के लेक्चर में हमने रैपिड फायर का भी सेगमेंट रखा है लास्ट में, ताकि जो कुछ क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबा समय नहीं होता है जो भी हम लोगों को टाइम अलॉट किया गया है, ठीक है ना। तो और करंट अफेयर का पोर्शन आप समझते हैं इसका कोई सागर है, महासागर है, ठीक है ना। इस ओशियन में आप कुछ भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट अफेयर को कवर कर पाएँ, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जिन टॉपिक्स को ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे नहीं कवर किया जा सकता उनको डिटेल में किया जाए, जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में कवर किया जा सकता है उनको इसमें कवर किया जाए, और जिनको वन लाइनर या सीधे बता के आपको कवर कराया जा सकता है तो उसको उस तरीके से कवर कराया जाए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आ रहा होगा और आपका जो गेन है वो भी बढ़ रहा होगा। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? नरूल हसन, आसिफ हुसैन, शमीम हुसैन और साकिब अल हसन। तो इसका सही जवाब है साकिब अल हसन। साकिब अल हसन को अभी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को ICC का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मॉर्स और वेस्टइंडीज को हेडन वॉल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। ओके, ब्रिटिश कंपनी होउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा है? चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए आप। 10 सेकेंड का समय देंगे आपको इसके लिए। ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश द्वारा निम्न में से किस देश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है 2020 के लिए? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। चौथे पायदान पर मंगोलिया है। साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया। किसको? चीन के होटन शहर को, जो स्थित है झिंजियांग प्रांत में। ओके, दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 49 सिर्फ जो शहर हैं वो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान और भारत के हैं। किसके हैं? बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के हैं। लोकेशन देखिए बांग्लादेश की, चूंकि बांग्लादेश चर्चा कर रहे हैं तो अब देखिए इसकी बाउंड्री किससे किससे मिलती है। इधर समुद्र है साउथ में इसके, इस तरफ वेस्ट बंगाल भारत से इसकी बाउंड्री मिलती है, ठीक है ना। इधर आसाम से मिलती है,
त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, मेघालय से बाउंड्री मिलती है। इतने स्टेट से इसकी भारतीय स्टेटों से बाउंड्री मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री में भारत से बाउंड्री मिलती है और म्यांमार से बाउंड्री मिलती है। इस लोकेशन को आप देख लीजिएगा। आपको पता है कि 1971 से पहले तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। भारतीय टायर उद्योग की एक प्रमुख कंपनी जिसने ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट डीलर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चलिए जल्दी से 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। जेके टायर्स ने बस और ट्रक के रेडियल सेगमेंट में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है नारायण कार्तिकेयन। भारतीय टायर उद्योग की एक बड़ी कंपनी जेके टायर ने नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड का चेहरा होंगे। नारायण कार्तिकेयन 2005 में भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर बने थे। तो नारायण कार्तिकेयन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। आप सब यूथ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ताकि विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर उनके नजरियों को सामने लाया जा सके। इन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना होता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था। ओके, इन क्वेश्चंस का आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लिखना ना पड़े और आप बार बार तेजी से रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? चलिए बताइए। आपको पता है अभी हाल ही में कल ही हमने पढ़ा था कि राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार जो था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको अब ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। ओके, तो ऐसे समय में महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पुरस्कार देने का फैसला किया है? सही जवाब है राजीव गांधी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। ऐसे समय में यह हो रहा है जब मैंने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को, यानी कि जो रिटायर्ड हैं बीडी मिश्रा, उनको मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? इसका मतलब वो वर्तमान में अभी कहाँ के, प्रश्न कह रहा है कहाँ के वो राज्यपाल हैं। ऑप्शन है आपके पास बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो दोनों प्रश्नों पर आप निगाह बनाकर रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मौसम डाटा विश्लेषण के सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। कौन सा देश है जिसने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए भारत के साथ समझौता किया है? नेपाल, अमेरिका, चीन और रूस। चाइना छोड़ दीजिए, नेपाल छोड़ दीजिए, अब बचता है अमेरिका और रशिया। किसके साथ हुआ है? आपको पता है हमारी नजदीकियां किससे बढ़ रही हैं?
अमेरिका से बढ़ रही हैं। तो हमने अमेरिका के साथ मौसम पूर्वानुमान को लेकर एक समझौता किया है। ये समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है। दोनों देश डाटा एकत्र करके और उनका विश्लेषण करके मानसून की कुछ नई समझ हासिल करना चाहते हैं। भारत अमेरिका ने ये सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है महेश राममूर्ति। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अब भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? सिक्किम, नागालैंड, लद्दाख और दिल्ली। सही जवाब होगा इसका लद्दाख। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावरों को एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लद्दाख द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, फुकचे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्र भी विकसित करने पर विचार कर रहा है। यह स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से बस कुछ मिनट की दूरी पर है। अभी आपको पता है कि अभी हाल ही में लद्दाख में ही विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है जो 19,300 फीट पर है। ओके, निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? सही जवाब क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए। लियोन मेसी। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। PSG फ्रंटलाइन पहले से ही जबरदस्त है, जिसमें से मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथी नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड किया है? सोनम मलिक, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए आप सभी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता को लेकर किस महिला पहलवान को सस्पेंड किया है? बस अब आपको जब नेक्स्ट करंट अफेयर कराएंगे तो उसमें जितना भी ओलंपिक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको उसमें शामिल कर दिया जाएगा। ओलंपिक से रिलेटेड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारा करंट अफेयर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सोनम मलिक, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या फिर विनेश फोगाट? इसका सही जवाब है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते सस्पेंड कर दिया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया था। निम्न में से कौन सा ऐप विश्व में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा ऐप विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है? जाने अनजाने आप भी इस ऐप का हिस्सा होंगे। टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारे पॉपुलर ऐप हैं। सही जवाब है इसका टिकटॉक। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है। इसका दावा है कि बिजनेस जर्नल निक्केई एशिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टिकटॉक पहले नंबर पर है, फेसबुक दूसरे पर, व्हाट्सएप तीसरे पर, इंस्टाग्राम चौथे पर है। फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है और फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। जबकि टिकटॉक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश के हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? 12 मार्च, 7 अगस्त, 20 अप्रैल, 15 जनवरी। सही जवाब क्या होगा इसका? 7 अगस्त। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने समिति ने फैसला किया है कि 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी हाल ही में गोल्ड जीता है। ये भारत का पहला जेवलिन थ्रो में या एथलेटिक्स में पहला गोल्ड है और इस वर्ष का एकमात्र गोल्ड है। ओके, इससे पहले अभिनव बिंद्रा भी भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब हासिल कर लिया है? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सैफुद्दीन, जेम्स एंडरसन और कुलदीप यादव। कौन है वो खिलाड़ी? 10 सेकंड का समय है आपके पास। सही जवाब है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने ये हासिल किया है केएल राहुल को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने अनिल कुंबले को इस मामले में पीछे छोड़ा है। उनसे आगे अभी मुथैया मुरलीधरन है और शेन वॉर्न है, ठीक है ना। सबसे आगे नंबर 1 पर मुथैया मुरलीधरन है, फिर शेन वॉर्न है और तीसरे नंबर पर अब हो गए हैं जेम्स एंडरसन। ओके। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। सूचकांक से रिलेटेड है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको जारी किया राष्ट्रमंडल सचिवालय ने। टोटल 121 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका सही जवाब होगा 122वें नंबर पर भारत की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? गोपाल बेंगरा, मनप्रीत सिंह, धनराज पिल्लै, संदीप सिंह। जल्दी से सही जवाब दीजिए इसका। हॉकी के खिलाड़ी 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका सही जवाब है गोपाल भेंगरा। गोपाल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी खिलाड़ी। उनका 9 अगस्त को निधन हो गया है और 1978 विश्व कप अर्जेंटीना में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। वे विश्व कप में अर्जेंटीना और पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। भेंगरा के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। विश्व शेर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अभी तक टाइगर आपने पढ़ा था, अभी बताइए वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया गया है? 12 मार्च, 25 अप्रैल, 10 अगस्त या 18 जनवरी? आपकी बार मुझे लग रहा है कि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे के रूप में मनाया गया है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शेरों के शिकार को रोकने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व शेर दिवस के दिन लोगों को शेरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी और संरक्षण के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है? चलिए जल्दी से बताइए। बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नाम बदला है? 10 सेकेंड है आपके पास। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बार के लिए। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आजादी लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 को जब एचआरए बना, एचआरए की पहली घटना क्या थी? यही थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन, सॉरी, उसकी पहली घटना थी 9 अगस्त 1925। जब ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी तो उसको काकोरी में लूट लिया गया था और तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले काकोरी कांड की सालगिरह पर योगी सरकार ने कहा है कि इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया जाए। काकोरी क्रांति की क्या है पूरी कहानी?
इस मैप के थ्रू समझिए। 9 अगस्त को 25 को ये घटना घटी थी। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन 8 डाउन ट्रेन को इसमें लूटा गया था ताकि ब्रिटिश खजाने पर सेंध लगाई जा सके। ठीक है ना। 4600 रुपए की टोटल लूट हो पाई थी। सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा दी गई थी और फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। बाकी बचे 4 क्रांतिकारियों को जो भी बचे क्रांतिकारी थे उन्हें 4 से 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई थी। बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व तेज गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? गिलेन मैकग्रॉथ, शॉन टैट, जेसन गिलेस्पी, ब्रेटली। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है शॉन टैट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शॉन टैट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। यह पहली बार होगा जब शॉन टैट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोचिंग संभालेंगे। टैट ने 2004 से 2016 तक ऑस्ट्रेलिया के तीनों प्रारूपों में प्रतिनिधित्व किया है। शॉन टैट जो द वाइल्ड थिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें दुनिया में सबसे तेज गेंदबाजों में से शुमार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आदेश जारी किया है? चलिए जल्दी से बताइए। किसने आदेश जारी किया है? सही जवाब है इसका कर्नाटका ने। कर्नाटका सरकार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने जा रही है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण के अनुसार कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। इसके अलावा नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसे जारी किया जाएगा। ओके, आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर अभी इसको आगे बढ़ाया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यानों थे उनसे मूंगे को नुकसान पहुंच रहा था, उससे पहुंचने वाले रसायनों को से युक्त जो सनस्क्रीन थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? ओके, फिर से समझ लीजिए, कौन सा ऐसा देश है जिसने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उनके समुद्री क्षेत्र में जो मूंगे थे उनको वो नुकसान पहुंचा रहे थे। सन स्क्रीन क्रीम्स। ऑप्शन है थाईलैंड, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन ट्यूब राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थाईलैंड संरक्षण विभाग के अनुसार सन क्रीम में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे हैं और रीफ ब्लीचिंग का भी कारण बन रहे हैं। थाईलैंड के फिगर को यहां से देखिए, इसकी जो कैपिटल है वो यहां है बैंकॉक, इसका एक शहर है। इसकी लोकेशन में आप देखेंगे तो इसकी बाउंड्री मिलती है म्यांमार से, लाओस से और कंबोडिया से। वियतनाम से इसकी बाउंड्री नहीं मिलती है और अंडमान निकोबार द्वीप के पास ये वाटर बाउंड्री इसकी मिलती है। इसके अलावा इसकी बाउंड्री मलेशिया से भी मिलती है। ठीक है ना। गल्फ ऑफ थाईलैंड नीचे है, साउथ चाइना सी इस तरफ है और ऊपर इसके चाइना है। तो वियतनाम जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये थाईलैंड से टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 वर्ष आयु के हैं?
चलिए जल्दी से सही समझ इसका आंसर दीजिए आप लोग। 40%, 55%, 70% या फिर 65%। टीबी के मामले 15 से 45 आयु वर्ष के। इसका सही जवाब है 65%। 65% मामले 15 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों के हैं, जो सर्वाधिक आर्थिक उत्पादक जनसंख्या समूह भी है। ठीक है ना। और इसमें से भी 58% मामले ग्रामीण इलाकों में हैं। हालांकि भारत ने 2025 तक टीबी मामलों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक टीबी के मामलों को शून्य करना। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज पीड़ित होने का पता चला है? एंथ्रेक्स निमोनिया। चीन, रूस, जापान और भारत। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है चाइना। हाल ही में चीन के उत्तर में स्थित हेबेई प्रांत में चेंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया का केस मिला है। ये भी उसी प्रकार से है कि ये भी मवेशियों से लोगों में पहुंच रहा है। तो जैसे ही इसके लक्षण दिखे हैं वैसे उसे बीजिंग लाया गया और क्वारंटाइन में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। अब आते हैं अपने रैपिड फायर सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की एक उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सेकेंड, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने एक बूस्टर कोविड-19 वैक्सीन शॉट के तौर पर फाइजर का और स्पुतनिक लाइट के साथ संयुक्त संयोजन परीक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। थर्ड, भारत 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम होगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फोर्थ टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि देश में 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी भारत को मिली है या भारत करेगा। भारत में IIGF इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक इंटरनेट गवर्नेंस नीति की चर्चा का मंच है। ये संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का भारतीय संस्करण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश है। इसमें प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह सबसे अधिक डेटा की खपत होती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जुलाई 2006 में IGF की स्थापना की घोषणा की थी। फिफ्थ पॉइंट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त 2021 को बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर की चयन की प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किया था, जिसमें 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के बाद उचित पाया गया। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो, साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल को उपचार के बाद पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता है। जो शहर इन मानकों पर खरे उतरते हैं उन्हें वाटर प्लस घोषित किया जाता है। 6, गुजरात सरकार ने अपने राज्य में मौजूदा प्रोजेक्ट लॉयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। अभी हाल ही में इसका अनुमोदन हालांकि अभी विचाराधीन है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने 2020 में ही प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा की थी, तो गुजरात सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हाथी प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट के आधार पर इसको तैयार किया जाएगा। 7वां टॉपिक है हमारा, ग्रीस के एविया द्वीप में आग लग गई है जंगल में, जिसका प्रकोप अभी भी जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कहां पर? ग्रीस के एविया द्वीप पर। इससे टर्की भी प्रभावित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कोविड-19 के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है कि पश्चिमी अफ्रीका के गिनी गणराज्य में, याद रखिएगा, इबोला जैसा जानलेवा और घातक मारबर्ग वायरस ने पहली बार
अपनी दस्तक दे दी है। मार्बर्ग इबोला और कोरोना वायरस की जैसा ही है, जो पशुओं से मनुष्यों तक फैल सकता है। कोरोना की तरह चमगादड़ इस वायरस का वाहक है और इससे मौत का खतरा 24 से 88% तक है। गिनी सरकार ने देश में इस वायरस के होने की पुष्टि की है। कौन सा वायरस? मार्बर्ग वायरस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो करंट अफेयर के लेक्चर में आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अपनी तैयारी को बराबर कंटिन्यूअस करते रहें ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकें और अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपको सारे विषयों को सम्मिलित करके अपनी पढ़ाई को करना होता है। तो आप सबसे पहले सभी विषयों के बेसिक्स को उम्मीद करते हैं आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है ना, जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं उनको भी आप कवर करने की कोशिश करिएगा। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर भी तैयार करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।